अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का पहला चैप्टर यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी कि हिसाबी सवालात शुरू किए थे। पिछले लेक्चर में हमने हिसाबी सवालात के पहले दो सवाल यानी कि 10.1 और 10.2 ये हल कर लिए थे। आज इसी सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और अगले 3 हिसाबी सवालात यानी कि 10.3 से 10.5 तक हल करेंगे। तो इनको हल करने के लिए, समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम अपने पहले दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जो अपना हिसाबी सवाल शुरू करेंगे वो है 10.3। टेक्निक वही होगी कि हम पहले अबारत पढ़ेंगे, अबारत में से दिया गया डाटा हासिल करेंगे, क्या चीज़ें मतलूब हैं वो भी लिखेंगे और उसके बाद हल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलें वो टेक्निक को दोबारा से अपनाते हैं। कहा जा रहा है कि एक सादा पेंडुलम कि जिसकी लंबाई 1 मीटर है। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ दिया गया डाटा, ताकि हम लोग आसानी के साथ जो जो इंफॉर्मेशन हासिल करते जाएं वो इसके साथ साथ लिखते भी चले जाएं। हमने दिया गया डाटा क्या हासिल करना है जी? कहा जा रहा है कि एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है। इसका मतलब है कि पहली चीज़ जो हमें हासिल हुई वो है इसकी लंबाई, और वो कितनी है? 1 मीटर। चलें लिख लेते हैं जी। हमें कहा जा रहा है कि लंबाई है किसी भी पेंडुलम की 1 मीटर। फिर कहा जा रहा है कि इसे ज़मीन और चांद पर रखा गया है। इसका टाइम पीरियड मालूम करें। अब चूंकि मालूम करना है तो इसे दिया गया डाटा इस हेडिंग के अंदर नहीं लिखेंगे, बल्कि इसे मतलूब की हेडिंग में लिखेंगे। अब वो ये कह रहा है कि जमीन की सतह पर जी की कीमत के 6 गुना कम है, और उसने ये भी बता दिया कि जमीन की सतह पर जो जी की कीमत है वो 10 मीटर फी मुरब्बा सेकंड है। तो चलें ये लिख लेते हैं कि जी ई यानी कि सदा जमीन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत है जी 10 मीटर फी मुरब्बा सेकंड, और चांद पर जो इसकी कीमत है वो इस सतह ज़मीन से 6 गुना कम है। चलें इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.6 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई और आपने सारे का सारा दिया गया डाटा लिख लिया है, तो अब हेडिंग देंगे हम मतलूब की कि हमें क्या चीज़ निकालनी है। मतलूब की हेडिंग के लिए ये मैंने मतलूब की हेडिंग दे ली। चलें जी, क्या चीज़ निकालनी है? टाइम पीरियड मालूम करना है। अब चूंकि यहाँ पे इसने ये बताया नहीं है कि जमीन की सतह पर मालूम करना है या चांद की सतह पर मालूम करना है, तो इसके लिए टिप ये है कि चूंकि उसने जी की वैल्यू चांद के लिए भी दी है और जमीन के लिए भी दी है, तो आप ये टाइम पीरियड की वैल्यू चांद की सतह पर भी निकालेंगे और जमीन की सतह पर भी निकालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि टाइम पीरियड जो निकालना है ज़मीन के लिए भी निकालना है, और जो टाइम पीरियड निकालना है वो चांद के लिए भी यानी कि मून के लिए भी निकालना है। इस वजह से मैंने छोटा सा नीचे एम लिख दिया है ताकि वाज़िया हो जाए कि टी ई का मतलब है सतह जमीन पर यानी कि अर्थ पर टाइम पीरियड, और टी एम का मतलब है मून पर टाइम पीरियड। यहाँ पे मैं इसको नंबर 1 और नंबर 2 भी दे देता हूँ ताकि चीज़ों का हल करना हमारे लिए आसान रह जाए और चीज़ें जो हैं वाज़िया तौर पे समझ आ सकें। अब हम चलते हैं अपने हल की जानिब कि हम इसको किस तरह से हल करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें चूँकि टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड किसका फाइंड आउट करना है? सादा पेंडुलम का। तो फार्मूला भी वही लगाएंगे जो कि हम सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड का पढ़ के आ चुके हैं। तो चलें फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला ये कहता है कि टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई, और जज़र के अंदर लिखा गया था L/G। अब चूंकि हमने ज़मीन के लिए भी निकालना है, चांद के लिए भी निकालना है, तो यहाँ पहले मैं यहाँ पे एक की हेडिंग दे देता हूँ, एक नंबर 1 पॉइंट दे देता हूँ ताकि पता चल जाए कि नंबर 1 पॉइंट किसके लिए है? ज़मीन की सतह पर टाइम पीरियड मालूम करने के लिए है। और अब चूंकि मैंने ज़मीन की सतह पे फाइंड आउट करना है तो इधर मैं छोटा सा ई डाल देता हूँ,
और जो जी की कीमत मैंने यूज करनी है वो भी जमीन वाली करनी है, तो जी के साथ भी छोटा सा ई डाल दिया मैंने। अब कीमतें दर्ज करते हैं, तो चलें देखते हैं क्या होता है। टी ई फाइंड आउट करना है, इसको बिल्कुल वैसे ही लिखा रहने देंगे, 2 भी वैसे का वैसा आ गया। फिर पाई की वैल्यू 3.14 और जजर के अंदर आ जाएगा, एल की वैल्यू 1 दी गई है, जी ई की वैल्यू है हमारे पास 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो टी ई बच जाएगा 6.28 और जब 1/10 इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आशारिया 1। दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा और जब आप ये आशारिया 1 का जजर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी तकरीबन आशारिया 316। अब जब आप दोबारा से आशारिया 316 और 6.28 को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो आपका आने वाला जो आंसर होगा वो होगा तकरीबन 1.98 सेकंड्स। इस 1.98 सेकंड्स को आप अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड्स भी लिख सकते हैं। ये वाला जो साइन यहाँ पे मैंने लगाया है ये जाहिर करता है अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन 1.98 को हम 2 भी लिख सकते हैं। तो चलें, हमारे पास एक चीज़ तो हासिल हो गई जो हम लोगों ने मालूम करनी थी। इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ ताकि नतीजे के अंदर लिखना हमारे लिए आसान हो जाए। अब मुझे मालूम करना है चांद का टाइम पीरियड, उसके लिए मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लिख देता हूँ क्योंकि पता चल जाए कि अब हमारा दूसरा पॉइंट हल होने जा रहा है। तो अगर दूसरा पॉइंट हल होने जा रहा है, फार्मूला आप दोबारा से वही लगाएंगे। यहाँ पे बेहतर है कि हेडिंग भी दे लें कि चांद के लिए, यहाँ पे हेडिंग दे ली गई। अब फार्मूला लगाएंगे, टी बराबर है 2 पाई और जजर के अंदर आएगा बेटा एल बटा जी। आप जानते हैं कि अब चूंकि हमने चांद के लिए सारी कैलकुलेशन करनी है तो टी के साथ भी छोटा सा एम लिख दूंगा और जी की कीमत भी चांद के लिहाज से दर्ज करनी है तो इसके साथ भी छोटा सा एम लगा दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कीमतें दर्ज करनी है। कीमतें दर्ज करेंगे तो टी एम ये मालूम करना है जी, 2 वैसे का वैसे ही। पाई की वैल्यू आ गई 3.14, जजर के अंदर लेंथ यानी कि लंबाई वो है 1, जी एम की वैल्यू हम निकाल चुके जी 1.6। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है और कैलकुलेटर से ये चीज़ें सोल्व करेंगे। 2 को जब 3.14 से ज़रब देंगे तो आंसर आ जाएगा 6.28 और जजर के अंदर जो चीज़ बचेगी 6.225। जैसे ही आप दोबारा से कैलकुलेटर की मदद से इसका जजर हल करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.79। अब आपने कैलकुलेटर से सिंपली 2 रकमों को ज़रब देनी है और जैसे ही आप इन 2 रकमों को ज़रब देंगे तो निकलने वाला टाइम पीरियड जो है वो निकलेगा 4.9 सेकंड्स। तो ये लें जी, हमने चांद के लिए और ज़मीन के लिए दोनों वैल्यूज़ निकाल ली और दोनों वैल्यूज़ टाइम पीरियड की ही हैं। तो चलें हम अब नतीजे की हेडिंग देंगे और नतीजे की हेडिंग के अंदर हम वो चीज़ें लिख लेंगे जो कि हमने अखज़ की हैं। हम कह देंगे कि ऐसा सादा पेंडुलम कि जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जब वो चांद पे ले जाया गया तो उसके टाइम पीरियड की वैल्यू आई 4.9 सेकंड और जब वो सतह ज़मीन पर रखा गया तो उसकी जो कीमत आई वो आई तकरीबन 2 सेकंड। तो ये दोनों चीज़ें हम नतीजे की हेडिंग के अंदर लिख देंगे कि जो ज़मीन पे टाइम पीरियड है वो है 2 सेकंड्स और जो चांद पे टाइम पीरियड है वो है 4.9 सेकंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल आसानी के साथ समझ आ गया है। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपने हिसाबी सवाल 10.4 की तरफ। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर से हम क्या मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं, क्या चीज़ हमें मतलूब है और फिर उसका हल हम किस तरह से करेंगे। दोबारा से कह रहा है, सादा पेंडुलम है कि एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आ गई
टाइम पीरियड। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड की तारीफ ये है कि एक चक्कर मुकम्मल करने में सादा पेंडुलम को जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब चूंकि वो कह रहा है कि अपनी एक वाइब्रेशन यानी कि अपना एक मुकम्मल चक्कर वो 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि जो टाइम पीरियड है इस सादा पेंडुलम का वो 2 सेकंड है। ये एक चीज हमें हासिल हो गई। फिर कह रहा है कि उसकी लंबाई मालूम करें, यानी कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, इस हिसाबी सवाल के अंदर हमें लंबाई कैलकुलेट करनी है, जबकि जी की जो कीमत है वो है 10 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। तो ये चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब लिखेंगे कि हमें मतलूब क्या है। यहाँ से ये मतलूब की हेडिंग भी दे दी गई और हमें मतलूब है कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें लंबाई कैलकुलेट करनी है। तो ये लंबाई के साथ मैंने एल, चूंकि इसको डिनोट करते हैं एल के साथ, तो मैंने लिख दिया। अब बढ़ते हैं बगैर किसी ताखीर के इसके हल की जानिब। अब टाइम पीरियड भी गिवन है, जी की वैल्यू भी गिवन है और एल फाइंड आउट करना है। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे जो अब तक सारे हिसाबी सवालात में हम लगाते आ रहे हैं, और वो फार्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कि 2 पाई और जजर के अंदर हम लिखते हैं L बटा जी। अब यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू भी गिवन है, जी भी गिवन है, पाई एक कांस्टेंट है, L मालूम करना है। तो चलें हम कीमतों का अंदराज करते हैं। टाइम पीरियड की वैल्यू है जी 2 सेकेंड्स, 2 वैसे का वैसे ही आ गया। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और जजर के अंदर L वैसे का वैसे ही आ जाएगा चूंकि हमने इसे मालूम करना है, और G की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। ये 2 और 3.14, चूंकि दोनों रकमें यहाँ पे ज़रब खा रही हैं, मैं इसे चाहता हूँ इस साइड पे ले आऊं, तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है और राइट साइड पे जजर के अंदर बच जाएगा L बटा 10। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, मेरे पास चीज बची 1/3.14 और L बटा 10 जजर के अंदर वैसे का वैसे ही रह गया। हमें मालूम करना है लंबाई यानी कि L। अब देख सकते हैं कि ये लंबाई यानी कि L जो है ये जजर के अंदर आ रहा है। हम चाहते हैं कि चीज़ों को मज़ीद आसान करें, तो चीज़ों को आसान करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टेप करूँगा। तरफैन का मुरब्बा लेने से, मैं दोनों तरफ मुरब्बा ले लूँगा और मुरब्बा लेने से आप जानते हैं क्या होगा। एक तो इसका मुरब्बा आ गया और जज़र L बटा 10 इसका भी मुरब्बा ले लिया। आप जानते हैं कि मुरब्बा जज़र को ख़त्म कर देता है, तो इसका जब मुरब्बा लिया जाएगा ये बन जाएगा 9.86 और ये बच जाएगा L बटा 10। अब चूंकि मुझे L मालूम करना है, तो L के लिए जो 10 L के नीचे तकसीम हो रहा है ये इधर जाके ज़रब हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से कहानी बच जाएगी हमारे पास कि 10 बटा 9.86 बराबर है L के, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि L बराबर है 10 बटा 9.86 के। तो बचेगी जो लंबाई वो बचेगी, जब कैलकुलेटर पे आप इसे तकसीम करेंगे तो बचेगी 1.01 और यूनिट्स आ जाएंगे इसके मीटर। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर होती चली जाएं। अब स्टूडेंट्स हमने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल कर लिया, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ पे एक हेडिंग देंगे नतीजे की कि हमने यहाँ से नतीजा क्या अखज़ किया। हमने ये नतीजा अखज़ किया है कि अगर एक पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, उसकी जी की कीमत 10 मीटर फी मुरब्बा सेकंड है, तो वहाँ पे जो लेंथ निकाली जाएगी, जो लंबाई निकाली जाएगी वो 1.01 मीटर होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको आसानी के साथ समझ आ गया है। जी तो स्टूडेंट्स 10.5 हिसाबी सवाल की जो इबारत है मैंने आपके सामने लिख दी है। इबारत पढ़ेंगे, इससे डाटा हासिल करेंगे, डाटा अखज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ मतलूब है और किस तरह से इसके हल की जानिब हम बढ़ेंगे। सबसे पहले चलें
पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट कि अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजर रही हों, यानी कि हमें दी गई है वेव्स की तादाद और बता दिया है कि एक पॉइंट से कितने सेकंड में गुजर रही हैं, यानी कि टाइम हमें बता दिया गया है। स्टूडेंट्स जरा याद करें ये किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है कि हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि एक सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सेकंड तो नहीं है, यहाँ पे 20 सेकंड्स हमें दिए गए हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? जी हाँ, हम इस 20 सेकंड से इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे वेव की फ्रीक्वेंसी की। किस तरह करेंगे ये हाल में जाके बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि अपने दिमाग को तैयार कर लीजिए कि इस न्यूमेरिकल में हमने फ्रीक्वेंसी को किस तरह से कैलकुलेट करना है। चलें, ये तो हमने अंडरलाइन कर लिया जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, अब इसको लिख भी लेते हैं। हम कहेंगे कि वेव्स की तादाद ये दी गई है जी 100 और टोटल टाइम कितना है, कुल वक्त कितना है जिस वक्त में ये 200 वेव किसी पॉइंट में से गुजर रही है, वो है जी हमारे पास 20 सेकंड्स। अब मजीद क्या चीज गिवन है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि उस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करने हैं। तो एक तो ये चीज हो गई फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 ये टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। फिर कहा जा रहा है कि अगर उसकी लंबाई, किसकी लंबाई? जी हाँ, वेव की लंबाई, क्योंकि इस पूरी इबारत में अभी तक वेव का ही जिक्र हो रहा है, तो हम कह देंगे कि वेव की लंबाई बराबर होगी किसके जी? वेव की लंबाई को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ ही तो कहते हैं, और वेवलेंथ यहाँ पे बन जाएगी 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के अंदर। उसके लिए मुझे 100 से तकसीम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब मैं तकसीम करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर। चूंकि हम जानते हैं कि जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हों, उन सब के अंदर हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं। चलें, अगर हमने दिया गया तमाम डाटा लिख लिया है तो चलते हैं कि हमें इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें मतलूब हैं, हमने क्या क्या इसके अंदर निकालना है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया है वेव की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वेव की फ्रीक्वेंसी एफ से जाहिर की जाती है, वो कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड कैपिटल टी के साथ लिखा जाता है, ये कैलकुलेट करेंगे। और साथ में पूछा गया है कि वेव की स्पीड को आप जानते हैं कि v के जरिए लिखा जाता है। तो मैंने ये तीनों चीजें बारी बारी आपके सामने लिख दी। बेहतर ये है कि इसको पॉइंट्स दे दिए जाएं ताकि जब भी हल शुरू करें तो पढ़ने वाला या चेक करने वाला ये समझ जाए कि कौन सा पॉइंट अब आप डिस्कस कर रहे हैं। तो हम अब हल की हेडिंग देते हैं, और हल की हेडिंग के अंदर हम ये लिख लेंगे कि सबसे पहली चीज जो हमने मालूम करनी है वो है फ्रीक्वेंसी। वो किस तरह से मालूम करेंगे? स्टूडेंट्स, फर्ज करें सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे एक वेव है और ये वेव कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही है कि ये गुजरने वाली वेव 20 सेकंड में गुजर रही हैं, और यहाँ पे जो वेव्स मैंने आपको शो करवाई हैं वो है तो एक, लेकिन दरअसल यहाँ पे 100 वेव्स पड़ी हुई हैं जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में 20 सेकंड्स लेंगी। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे जो यूज करूंगा वो है अकाई का तरीका। अकाई का तरीका क्या होता है ये आप अपनी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ये मैं अभी आपको सिखा देता हूं कि फर्ज करें मैं एक साइड पे ले लेता हूं टाइम यानी कि वक्त, और दूसरी साइड पे मैं ले लेता हूं जी वेव्स की तादाद। स्टूडेंट्स, अब हमें क्या चीज गिवन है? हमें कहा गया है कि 20 सेकंड्स के अंदर जो वेव्स गुजर रही हैं वो हैं 100, लेकिन फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी की तारीफ ये है कि एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से गुजरने वाली वेव्स की तादाद उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब अगर एक सेकंड में आपको नंबर ऑफ वेव्स निकालनी है तो उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे कि इसको भी 20 से तकसीम कर देंगे, इसको भी 20 से तकसीम कर देंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा मैं कि तरफेन को 20 से तकसीम करने से स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे
आ गया जी 20 सेकेंड्स, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 20 से, और यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स हैं 100, इसको भी मैंने तकसीम कर दिया 20 के साथ। ये 20 इस 20 से कैंसिल हो जाएगा, और जब इस 100 को मैं 20 से तकसीम करूंगा तो आंसर आएगा जी 5। इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद अब रह गई 5। और ये वही तारीफ है जो कि फ्रीक्वेंसी की हम करते आ रहे हैं कि 1 सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद को कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 5, और आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स लिखना भी लाजिम है, तो मैं यहाँ पे हर्ट्ज लिख देता हूँ। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, और इसको अब मैं बॉक्स के अंदर बंद कर दूंगा ताकि हमें पता चल जाए कि हमने फ्रीक्वेंसी के लिए ये सोल्यूशन कर लिया है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की जानिब, और दूसरे पॉइंट में हमें मालूम करना है उस वेव का टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड स्टूडेंट्स किस तरह से निकालेंगे फ्रीक्वेंसी से? आप एक फार्मूला पढ़ के आए हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ये टाइम पीरियड का उलट है। अगर ये बात ठीक है और तो मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि टाइम को इधर ले जाऊं और फ्रीक्वेंसी को इधर ले आऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास जो रिलेशन बन जाएगा वो बनेगा 1/f। हम f की वैल्यू निकाल चुके हैं, 5 है, तो t यानी कि टाइम पीरियड बन जाएगा 1/5। और जब इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा 0.2, और साथ में यूनिट्स भी टाइम पीरियड के लिखने पड़ेंगे जो कि हैं जी सेकंड्स, और इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा क्योंकि हमने टाइम पीरियड की वैल्यू भी निकाल ली है। अब बचता है हमारे पास तीसरा पॉइंट जिसके अंदर हमने निकालनी है वेव की स्पीड। तो चलें हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी लिख देते हैं कि अब वेव की स्पीड निकालनी है, और वेव की स्पीड के लिए जो फार्मूला हमने अपनी थ्योरी के अंदर पढ़ा है वो है v बराबर है f ज़रबे लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जी 5, वेवलेंथ की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है, ये है 0.06। तो मैं यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू लिख देता हूँ 0.06। अब सिंपली आपने कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है, तो फिर उससे आपका आंसर निकल आएगा, और वो आंसर निकलेगा 0.3। अब इसके यूनिट्स भी लिखने हैं, और स्पीड के यूनिट हम जानते हैं कि ऐसे यूनिट्स उसके होते हैं मीटर फी सेकंड। तो इससे हमारी वेव की स्पीड भी निकल आई। अब हम लास्ट पे हमेशा से हेडिंग देते आए हैं नतीजे की, और नतीजे की हेडिंग के अंदर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर निकाल ली हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर एक ऐसी वेव हो कि जो एक पॉइंट से गुजर रही, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर 100 वेव्स एक पॉइंट में से 20 सेकंड में गुजर रही हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी जी हमारे पास 5 हर्ट्ज। फिर मैं कहूँगा कि इसका जो टाइम पीरियड होगा ये होगा जी हमारे पास 0.2 सेकंड्स, और फिर लास्ट पे जो हमने वेव की स्पीड मालूम की है वो भी लिख देंगे, और ये जी हमने निकाली है 0.3 मीटर फी सेकंड। तो इस तरह से हमने ये पूरा न्यूमेरिकल जो कि दिखने में बहुत गंभीर मालूम हो रहा था, हमने छोटे छोटे से फार्मूले लगा के 3-4 स्टेप्स के अंदर हर एक चीज़ को बारी बारी सोल्व कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह न्यूमेरिकल भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये सीख लिया कि किस तरह से हिसाबी सवालात 10.3 से लेके 10.5 तक इसको हल करना है। आपने हल करने के साथ साथ आपने इसके अपने हैंडमेड नोट्स भी बनाते चले जाने हैं ताकि आपको आसानी होती रहे, और आपके हाथ से अगर सवालात एक दफ़ा गुजर जाएंगे तो आपके जहन में कभी इम्कान है कि वो बैठ जाएंगे। अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।